नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सूचना के अधिकार के बारे में। तो बिना वक्त गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो ये जो सूचना का अधिकार है, इस कानून की वजह से जो सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी कामकाज करने का तरीका है, उस कामकाज करने के तरीके में पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार पे रोक लगी। और इस कानून के वजह से नागरिकों के अधिकारों को भी रक्षा मिली और नागरिक जो है सशक्त बन सके। और इस कानून की वजह से हम सरकारी दफ्तरों से कई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कई तरह के ब्यौरे भी मांग सकते हैं। तो ये जो कानून है हमें 2005 में मिला, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में, बाकी सभी भारत के राज्यों में ये लागू है। तो जो सूचना का अधिकार है, एक तरीके से आम नागरिकों के लिए उपाय है जो कि भ्रष्टाचार को ये याद दिला दे कि जो नागरिकों के अधिकार हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो सूचना के अधिकार के तहत हम सरकारी दफ्तरों से कई तरह की सूचनाएं मांग सकते हैं और उनसे सरकारी निर्णयों की प्रतिलिपि भी ले सकते हैं। और जो हम पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसकी हम उत्तर पुस्तिका यूनिवर्सिटी से मांग सकते हैं। और जो पुलिस की केस डायरी होती है, उसे भी पुलिस देने से मना नहीं कर सकती इस कानून के तहत। और अगर सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी अगर देरी करता है किसी भी काम करने में, तो इस चीज़ की भी हम मांग कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। तो दोस्तों, जो भी मैंने अभी आपसे बात करी है उससे ये तो साफ हो गया कि जो भी हम सूचना मांगेंगे वो हम पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हैं, यानी लोक प्राधिकरण से हम मांग सकते हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि क्या हम ये सूचना निजी संस्थाओं से मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते। तो दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ऐसी संस्था जिसमें 50% धनराशि सरकार की खर्च होती है, तो वो जो संस्थाएं हैं वो भी आरटीआई के दायरे में आएंगी, यानी सूचना के अधिकार के तहत हम उनसे भी सूचना मांग सकते हैं। अब आप सभी के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा, जो पूरी तरह से निजी है, मतलब जहाँ पे 50% अगर सरकारी धनराशि नहीं खर्च हो रही है तो उनका क्या होगा। अगर वो कोई भ्रष्टाचार करती है तो वहाँ से हम सूचना कैसे मांगेंगे इस अधिकार के तहत। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं अगर आपको उपाय बताऊं तो वहाँ पे हम डायरेक्टली तो सूचना का अधिकार नहीं लगा सकते। वहाँ पे मतलब आरटीआई तो हम फाइल नहीं कर सकते। वहाँ पे इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ से वो जो संस्था है, जो निजी संस्था है, जहाँ से उसकी मान्यता प्राप्त करी है, तो वहाँ पे हम उस संस्था के बारे में सूचना डाल सकते हैं। मतलब उस संस्था के बारे में अगर हमें कुछ भी पूछना है तो जहाँ से उसने मान्यता प्राप्त करी है वहाँ पे हम आरटीआई डाल सकते हैं। अब जैसे निजी हॉस्पिटल्स हैं, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से वो मान्यता लेते हैं, तो वहाँ पे हम सूचना डाल सकते हैं। मतलब वहाँ पे हम आरटीआई डाल सकते हैं, उनके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि स्कूल है, तो उन्होंने मान्यता कहाँ से ली होती है, उन्होंने ली होती है शिक्षा विभाग से, तो वहाँ पे हम उनके बारे में आरटीआई डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी सूचना चाहिए तो हम शिक्षा विभाग से हम सूचना मांग सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि आरटीआई होता क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। परंतु ये जो सूचना हमें प्राप्त होती है, क्या हम इन सूचनाओं को अदालतों में साक्ष्य के रूप में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सूचनाएं होती हैं ये सत्यापित होती है, मोहर लगी हुई होती है, सर्टिफाइड होती है एक तरीके से, जो कि अपने आप में प्रमाणित है कि ये जो सूचना है हम अदालतों में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ऐसी सत्यापित सूचनाओं को कोर्ट द्वारा भी मना नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, एक बात जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, वो ये कि जो कोर्ट है वो भी आरटीआई के दायरे में आते हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर है वो भी आरटीआई के दायरे में आता है। यानी कि जो इसका महत्व है, जो इसका स्कोप है आरटीआई का, वो बहुत बड़ा है। इसका जो दायरा है आरटीआई का वो बहुत बड़ा हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे डिसीजन में आरटीआई का जो दायरा है वो और बड़ा करती जा रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा इतिहास भी देख लेते हैं। अगर इसके इतिहास में हम जाएं तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1923 में एक अधिनियम लागू किया गया,
जिसका नाम था गोपनीय शासकीय अधिनियम 1923। इस अधिनियम के तहत सरकार कोई भी सूचना, किसी भी प्रकार की सूचना गुप्त रख सकती थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद संविधान में इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं करी गई थी। ना ये जो 1923 का जो अधिनियम था उसमें कोई सुधार किया गया, ना संशोधन किया गया, इस बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं करी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारत सरकार इस अधिनियम का फ़ायदा उठाती रही, लाभ उठाती रही और सूचनाएं जनता से गुप्त रखती रही। उसके बाद जो दूसरी प्रेस आयोग है 1982 में, उन्होंने ये सिफारिश करी कि भाई इस अधिनियम को निरस्त किया जाए, क्योंकि इस अधिनियम के तहत जो गोपनीय दस्तावेज थे और जो सूचनाएं थी उसकी कोई परिभाषाएं नहीं दी गई थी। 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ये मांग करी कि जो सरकारी रिकॉर्ड है उसे सार्वजनिक किया जाए, जो सरकारी खर्च हो रहा है उसका सोशल ऑडिट किया जाए। और इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों ने समर्थन भी किया, परंतु काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये कानून जो है लागू नहीं किया गया था। और उसके बाद एक सम्मेलन में, मतलब 1997 में, एक संकल्प लिया गया कि राज्य एवं केंद्रीय इस कानून को लागू करेगी। और इस दिशा में जो सबसे पहला जो कदम उठाया वो उठाया था तमिलनाडु ने। सूचना का जो अधिकार का कानून है वो लागू किया। उसके बाद 2005 में हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये कानून, ये अधिकार हमें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक केस आया था 1975 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्राधिकारियों द्वारा जो सार्वजनिक कार्यों का जो ब्यौरा था वो जनता को प्रदान करने की व्यवस्था करवाई थी, और जिसकी वजह से अनुच्छेद 19(1)(a) में सूचना के अधिकार को शामिल किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को इतिहास से जुड़ी कुछ बातें ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जो आवेदन करते हैं हम आरटीआई के द्वारा वो कैसे करते हैं। दोस्तों जो भी हम सूचना मांगते हैं आरटीआई के तहत, सबसे पहले तो वो जो सूचना जो मांगी गई है वो स्पष्ट होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी हम आवेदन करते हैं तो हमें आवेदन शुल्क भी जमा करना होता है, और जो बिलो पावर्टी लाइन में आते हैं उन्हें शुल्क जमा नहीं करना होता, वो अपना बीपीएल कार्ड उसके साथ संलग्न करेंगे। जो भी हम सूचना जन सूचना अधिकारी से मांगते हैं तो ये जो सूचना है हमें 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। अगर यह सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है तो यह सूचना हमें 48 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक राय ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई सूचना मांगे तो आप ये ध्यान में रख लिए कि आपकी जो सूचना है जो आप मांग रहे हैं सरकारी दफ्तर से, वो सूचना कितने पेजों की है। अगर वो 2 पन्नों की है, 50 पन्नों की है या 10 पन्नों की है, कितने भी पन्नों की है, जितने भी पन्नों की है उस उतने पन्नों का जो शुल्क है वो आवेदन के समय ही शुल्क जो है आप पोस्टल ऑर्डर द्वारा भी जमा करा सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप ये पहले जमा करा देंगे तो समय है आपका वो बच जाएगा, और सरकारी अधिकारी को ये कहने का भी मौका नहीं मिलेगा कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का जो शुल्क है, आवेदन शुल्क है, वो कम जमा हुआ है। तो जो हमारा समय है वो इसमें बच जाता है। और अगर मांगी गई सूचना आपको प्राप्त नहीं होती है या फिर आधी प्राप्त होती है तो आप ऐसी स्थिति में आपको ये अधिकार है कि आप प्रथम अपील कर सकते हैं। और अगर आप प्रथम अपील के आदेश से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपके पास द्वितीय अपील करने का भी अधिकार है। तो दोस्तों एक और बहुत ज़रूरी बात जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि 15 जून 2005 को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी, और उसके बाद ये एप्लीकेबल हुआ 120 दिन बाद, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को ये इफ़ेक्टिव हुआ, ये कानून जो है लागू हुआ। तो दोस्तों अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि जब ये मंजूरी 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा दे दी गई थी, तो इस प्रश्न को मैं अभी यहीं रहस्य छोड़ रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर ढूंढें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्स्टिट्यूशन जो भी मैंने संविधान से रिगार्डिंग वीडियो बनाई है उसका मैंने लिंक उसमें पेस्ट कर दिया है। अगर आप संविधान के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे लिंक को क्लिक कर सकते हैं, और उसमें आपको कई सारी जो वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आरटीआई के बारे में ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।
और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।